नमस्कार साथियों, मैं दिलीप खत्री एलसीएम साइंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज से भौतिक विज्ञान से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज जो है उसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं और इस सीरीज का जो नाम है वो है एमर्स टेस्ट सीरीज। एमर्स टेस्ट सीरीज इस एमर्स टेस्ट सीरीज का मुख्य उद्देश्य क्या है, किस कारण से यह टेस्ट सीरीज प्रारंभ की जा रही है और किस वजह से इसका नाम मैंने एमर्स रखने का सोचा। देखो, एमर्स शब्द से क्या आशय होता है कि वे विद्यार्थी जिन्होंने कुछ एक टारगेट बना रखा है, कुछ अपना एक एम बना रखा है, जिन्होंने अपना टारगेट सुनिश्चित कर रखा है, उन्हीं विद्यार्थियों के लिए एमर्स टेस्ट सीरीज की शुरुआत भौतिक विज्ञान के प्रश्नों के साथ मैं आप लोगों के साथ आज प्रारंभ करने जा रहा हूं। और मुख्य रूप से ये टेस्ट सीरीज उन विद्यार्थियों के लिए रामबाण औषधि साबित होगी जो विद्यार्थी भारत के विभिन्न राज्यों से बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो लोग एम्स के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो राजस्थान से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, एमपी से हो या उत्तराखंड से हो। राजस्थान के साथ साथ में भारतवर्ष के सभी राज्यों से जो नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट है उसकी यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यदि आप उसको अपना टारगेट बना के बैठे हो और 2024 में यदि आप उस एग्जाम को फोड़ना चाहते हो तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए एक रामबाण औषधि साबित होगी। अच्छा, इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम आपको उन्हीं प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट भी समझाने की कोशिश करेंगे। हालांकि हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि जो प्रश्न मैं करवा रहा हूं वही प्रश्न आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, पर अगर आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे से समझोगे, उनसे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो प्रश्न उस कॉन्सेप्ट से आपको जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप रेगुलर इस सीरीज से जुड़े रहेंगे ताकि आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाए, है ना। तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए आज हम इस टेस्ट सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से समझना शुरू करते हैं। हर प्रश्नों को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। अच्छा, मैं प्रश्न को समझाने में ज्यादा समय लूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को भी एग्जाम में प्रश्न हल करने में उतना ही समय लगेगा, है ना, क्योंकि मुझे यहां प्रश्न हल करने के साथ साथ आपको समझाना भी है और उस विद्यार्थी का भी ध्यान रखना है जो एकदम अभी सब्जेक्ट में अपना नॉलेज 0 लेवल पे लेके बैठा है, मुझे उसको भी समझाना है, और जो बहुत अच्छा सब्जेक्ट नॉलेज लेके बैठा है मुझे उस विद्यार्थी को भी समझाना है। इसलिए मेरे समझाने का जो तरीका है उस वजह से हो सकता है मुझे प्रश्न हल करवाने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगे, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आपको भी एग्जाम में प्रश्न हल करने में उतना ही समय लगेगा, है ना। आप धीरे धीरे साथ में जुड़े रहोगे तो आप लोगों का जैसे जैसे कंटेंट नॉलेज बढ़ेगा वैसे वैसे आपके प्रश्न हल करने की गति भी बढ़ती रहेगी। तो उम्मीद करता हूं आप सब विद्यार्थी बहुत ही अच्छे से हर प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस श्रृंखला का जो पहला प्रश्न है उसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। क्या बोला है? यदि एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेश दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या पर क्या असर पड़ेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और ये कई बार एग्जामों में पहले पूछा जा चुका प्रश्न है कि यदि एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेश दे दिया जाए तो उसकी त्रिज्या पर क्या असर पड़ेगा। तो इसको आप एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करना इस प्रश्न को। जैसे ये मेरे पास एक साबुन का बुलबुला है, और आपने क्या किया, एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेश दिया। यदि मैं एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेश दे देता हूं, मैंने इस साबुन के बुलबुले की सतह पर ऋणावेश जो है वो समान रूप से वितरित कर दिया। अच्छा, अब ऋणावेश देने से क्या होगा? चूंकि ये सारा ऋणावेश, आपको पता होगा कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं।
समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये जो जितने भी ऋणावेश है ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और प्रतिकर्षित करने की वजह से ये ऋणावेश अपने मध्य की दूरी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही अपने मध्य की दूरी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो साबुन के बुलबुले की जो सतह है वो किसकी बनी हुई होती है? वो तो पानी की बनी हुई होती है। और जो लचीली सतह होती है, इस वजह से क्या होगा, अगर आप देखो, आप खुद सोच के देखो, ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और वो अपने मध्य की दूरी, आवेश अपने मध्य की दूरी बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो दूरी बढ़ाने के लिए त्रिज्या कम होनी चाहिए, त्रिज्या बढ़नी चाहिए। तो यहां साबुन के बुलबुले की जो सतह है वो फैलने लगेगी और साबुन के बुलबुले की जो त्रिज्या है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो साबुन का बुलबुला है ये आकार में पहले की तुलना में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। जिससे क्या होगा, ये जो ऋणावेश पहले इस पर वितरित था, यही ऋणावेश अब इनके मध्य की परस्पर दूरी जो है पहले की तुलना में अधिक हो जाएगी। तो यहां से इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो क्या है कि साबुन के बुलबुले की त्रिज्या जो है वो बढ़ जाती है। अच्छा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, चाहे आप ऋणावेश दो या धनावेश दो, किसी भी प्रकार का आवेश दे दो, चाहे आप धनावेश दो या ऋणावेश दो, धनावेश भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा और धनावेश भी क्या करेंगे, साबुन के बुलबुले की त्रिज्या को बढ़ाने की कोशिश ही करेंगे। तो आप किसी भी साबुन के बुलबुले को चाहे धनावेश दो या ऋणावेश दो, ये आवेश क्या करेंगे, उसकी त्रिज्या को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऋणावेश या धनावेश जो भी है वो आपस में एक दूसरे पर प्रतिकर्षण से एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगे और जिससे साबुन का बुलबुला जो है उसका आकार बढ़ जाएगा, उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये और कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न देखना जरा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या बोला है, एक प्लस क्यू आवेश एक घन की किसी भुजा के मध्य बिंदु पर स्थित है तो घन से संबंधित कुल फ्लक्स कितना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, घन से संबंधित कुल फ्लक्स, घन से संबंधित कुल फ्लक्स, यह प्रश्न आपको अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार बोलते हैं जो प्लस क्यू आवेश है वो कहां कहां है, उसकी स्थिति बदलते रहते हैं। बोलते हैं प्लस क्यू आवेश जो है वो घन के केंद्र पर है ना, घन के केंद्र पर दे दिया जाता है। कई बार बोलते हैं ये जो प्लस क्यू आवेश है ये पृष्ठ के मध्य बिंदु पर है, पृष्ठ के मध्य बिंदु पर है। अच्छा, कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि ये जो प्लस क्यू आवेश है ये घन की भुजा के मध्य बिंदु पर है, भुजा के मध्य बिंदु पर है। और चौथी स्थिति जो बताई जाती है वो है कि ये जो प्लस क्यू आवेश है किसी घन के किसी कोने पर है, किसी एक कोने पर है, तो उससे संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है ये प्रश्न घन से संबंधित विद्युत फ्लक्स, जिसमें आवेश जो है कभी तो घन के केंद्र पर रखा जाता है अंदर की तरफ। अच्छा, जब आवेश, अच्छा इसके लिए आपको गाउस का नियम भी याद होना चाहिए कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। गाउस का नियम, गाउस का नियम क्या बोलता है, गाउस का नियम बोलता है किसी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स फाई, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है क्यू इनसाइड, यानी उस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है और बट्टा ε0। अच्छा, लेकिन यहां पे पहला केस देखोगे तो आपका जो प्लस क्यू आवेश है वो घन के केंद्र पर है। अच्छा, केंद्र मतलब क्या, घन के अंदर है, पूरा का पूरा आवेश घन के अंदर है। तो जब आवेश घन के केंद्र पर होता है तब उससे संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स होता है प्लस क्यू अपॉन ε0। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आवेश घन के अंदर चला गया है। केंद्र कहां होता है, घन के अंदर। अच्छा, सेकंड केस ये है कि यदि
आपका आवेश किसी पृष्ठ के मध्य बिंदु पर है, यानी घन की कोई सतह है और सतह के मध्य बिंदु पर आपने आवेश लगा दिया। अब आप सोचो, एक घन है, घन की ऊपरी सतह पर मैं यदि केंद्र पर प्लस क्यू आवेश लगा दूं तो उसका आधा हिस्सा घन के अंदर रहेगा और आधा हिस्सा घन के बाहर रहेगा। आधा हिस्सा बाहर है और आधा अंदर है ना, क्योंकि आपने घन के पृष्ठ पर, आप सोचो एक बॉल लेता हूं मैं और एक बॉल को इस सतह पर ऐसे केंद्र के अंदर डाल देता हूं तो आधी बॉल तो क्या रहेगी, आधी बॉल रहेगी बाहर और आधी बॉल रहेगी अंदर। तो ध्यान रखना, तब घन के अंदर कितना आवेश है, संपूर्ण क्यू आवेश घन के अंदर नहीं होगा। यदि किसी आवेश को पृष्ठ के मध्य बिंदु पर रखा जाता है तो केवल प्लस क्यू बाय 2 आवेश ही घन के अंदर होगा और ऐसी स्थिति में उससे संबंधित फ्लक्स होगा प्लस क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब अपन बात कर रहे हैं यदि भुजा के मध्य बिंदु पर आवेश हो। अच्छा, एक घन में टोटल 8 भुजाएं होती है, 4 भुजाएं ऊपर, 4 भुजाएं नीचे और 4 भुजाएं, जैसे आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम में देखोगे तो ऊपर की तरफ छत के किनारे किनारे ये 4 भुजाएं, नीचे फर्श के किनारे किनारे 4 भुजाएं और चारों कोनों पर ऐसे लंबी 4 भुजाएं। तो इसी प्रकार एक घन में टोटल कितनी भुजाएं होती है, टोटल भुजाएं होती है आपके पास 4 और 4 8 और 4 12 भुजाएं। और इन 12 भुजाओं में से हमने क्या किया, आपको भुजा के किसी मध्य बिंदु पर आपने आवेश लगा दिया। जब आप भुजा के किसी मध्य बिंदु पर आवेश लगाते हो, भुजा के किसी भी मध्य बिंदु पर यदि आप आवेश को रखोगे तो उस आवेश का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही जो अंदर की तरफ होगा घन के अंदर, यानी उस केस में आपको यह बात ध्यान रखनी है कि आवेश का Q/4 हिस्सा ही, Q/4 हिस्सा ही घन के अंदर है। यानी भुजा के मध्य बिंदु पर रखे जाने की वजह से जो उससे संबंधित फ्लक्स होगा वो Q/4 एप्सिलॉन नॉट होगा। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, यदि किसी घन के किसी कोने पर, एक घन में टोटल कितने कोने होते हैं, 8 कोने, 4 कोने ऊपर और 4 कोने नीचे, टोटल 8 कोने होते हैं। और जब घन के किसी कोने पर किसी आवेश को रखा जाता है तो उसका केवल 1/8वां भाग ही घन के अंदर होता है। यानी घन के अंदर आवेश का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ Q/8 भाग ही होता है, यानी Q की जगह Q/8 काम में लेना पड़ेगा। और तब घन से संबंधित जो फ्लक्स होता है वो होता है प्लस का Q/8 एप्सिलॉन नॉट। ये चारों बातें भाइयों बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और आप लोगों को ये याद रखना है क्योंकि कई बार प्रश्न बदल दिया जाता है। तब आप लोगों को यदि बेसिक जानकारी नहीं होगी तो आप प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। और ये है गाउस का नियम, जितना आवेश का हिस्सा अंदर है सिर्फ उसी को अपने को काम में लेना है ना, बंद पृष्ठ से संबंधित। अच्छा, यदि केंद्र पर है तो संपूर्ण आवेश अंदर है, पृष्ठ के मध्य बिंदु पर है तो आधा अंदर है। अच्छा, भुजा के मध्य बिंदु पर है तो उसका 1/4 भाग अंदर होगा, याद रखना। और यदि घन के किसी कोने पर आवेश को रखोगे तब उसका सिर्फ 1/8 भाग अंदर होगा। ये 4 बातें यदि आपको याद रह गई तो आप किसी भी प्रश्न को, घन से संबंधित प्रश्न को बहुत ही आसानी से हल कर लोगे। अगला प्रश्न देखना जरा, बोला है अच्छा, त्रिज्या R1 तथा R2 के 2 आवेशित गोलों के पृष्ठीय घनत्व समान है। अच्छा, पृष्ठीय घनत्व को अपन किससे दिखाते हैं, सिग्मा से दिखाते हैं। अच्छा, पृष्ठीय घनत्व समान है यानी पहले गोले का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा 1 और दूसरे गोले का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा 2 दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों को मैं सिग्मा बोल देता हूं। पहले आप मुझे बताओ पृष्ठीय घनत्व का सूत्र क्या होता है। पृष्ठीय घनत्व का सूत्र होता है कुल आवेश और बट्टा कुल क्षेत्रफल। अच्छा, गोला है तो गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, आवेश बट्टा क्षेत्रफल, ये होता है पृष्ठीय घनत्व का सूत्र। और दोनों का पृष्ठीय घनत्व समान है। अच्छा, तो आवेश बट्टा क्षेत्रफल करने से पृष्ठीय घनत्व मिलता है। अब आप मुझे ये बताओ, Q/A करने पर आपको सिग्मा मिलता है, तो यदि मुझे Q में निकालना है तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A। अगर मुझे Q1 निकालना, Q1 मतलब पहले गोले का आवेश निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिग्मा गुणा A1 यानी पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr², यानी Q1 का मान हो जाएगा सिग्मा गुणा 4πr1 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पहले गोले की त्रिज्या R1 है। इसी प्रकार दूसरे गोले की सतह का मुझे आवेश निकालना है, तो आवेश के लिए मुझे करना पड़ेगा सिग्मा गुणा A2,
है ना। दोनों के लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है। यदि आप पृष्ठीय आवेश घनत्व को क्षेत्रफल से गुणा करते हो तो सतह का कुल आवेश आ जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q बटा A। अच्छा, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा Q2 का मान सिग्मा गुणा 4 पाई R2 का स्क्वायर। ये Q1 और Q2 के मान मुझे याद रखने हैं और मुझे निकालना क्या है, इन दोनों की सतह के विभव का अनुपात निकालना है, यानी मुझे निकालना है V1 बट्टा V2। अच्छा, किसी गोले के लिए सतह का विभव का सूत्र होता है KQ बट्टा R, यानी KQ1 बट्टा R1। ये पहले गोले की सतह का विभव हो गया। इसका अनुपात मुझे लेना है दूसरे गोले की सतह का विभव, और जो हो जाएगा K Q2 बट्टा R2। तो यहां से K से K कट जाएगा और Q2 बट्टा R2 ऊपर जाके व्युत्क्रम हो जाएगा। तो V1 बट्टा V2 बराबर हो जाएगा Q1 बट्टा R1 इंटू R2 बट्टा Q2। यहां मुझे Q1 और Q2 का मान रखना पड़ेगा, जो मान विद्यार्थियों आपके सामने है। तो V1 बट्टा V2 बराबर Q1 की जगह आ जाएगा 4 पाई, अच्छा, सिग्मा इंटू 4 पाई R1 का स्क्वायर इंटू R2, और बट्टा में एक R1 है ही, और साथ में Q2 की जगह आ जाएगा सिग्मा गुणा 4 पाई R2 का स्क्वायर। अच्छा, सिग्मा और 4 पाई कट जाएगा। अच्छा, R1 के स्क्वायर से एक R1 कट गया, R2 के स्क्वायर से एक R2 कट गया, तो पीछे आपको मिला V1 बट्टा V2 बराबर R1 बट्टा R2। यानी उनकी सतह का जो विभव है वो उनकी त्रिज्या के अनुपात में होगा। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भाइयों ऑप्शन नंबर 1। बहुत अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से इस प्रश्न को समझने की कोशिश की होगी। थोड़े से भौतिक विज्ञान के प्रश्न संख्यात्मक होते हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, हमने यहाँ से कुछ नई बातें सीखी। एक तो हमने सीखा सिग्मा जो है वो किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व को, और पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र जो है वो भी हमने देखा। पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र होता है आवेश बट्टा क्षेत्रफल, आवेश बट्टा क्षेत्रफल Q बट्टा A। और यहां से अपन ने पक्षांतरण करके Q का मान निकाला, तो Q का मान आ गया सिग्मा गुणा A। अच्छा, मुझे पहले गोले का आवेश चाहिए Q1, तो सिग्मा गुणा A1। दूसरे गोले का आवेश चाहिए Q2, तो सिग्मा गुणा A2। अच्छा, A1 कैसे निकलेगा भाई, किसी भी गोले की सतह का क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर, तो 4 पाई R1 स्क्वायर, दूसरे गोले की सतह का क्षेत्रफल हो गया 4 पाई R2 स्क्वायर। फिर मुझे दोनों के विभव का अनुपात निकालना था, और किसी गोले की सतह का विभव होता है KQ बटा R, जहां पे K होता है कूलाम का नियम, Q है उस गोले का आवेश तथा R है उस गोले की त्रिज्या। तो मैंने यहां से KQ बटा R वाले सूत्र में Q1 और R1 रखा, Q2 और R2 रखा, K से K कट गया, फिर व्युत्क्रम हो गया, और फिर Q1 और Q2 का मान रख के हमने प्रश्न को हल किया, जो एक बहुत ही आसान प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं भाइयों अगले प्रश्न की तरफ। इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न बोला है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 50 माइक्रोफैरड, 50 माइक्रोफैरड जो है वो वायु में है। अच्छा, यहां पे m लिख दिया है, इस m को अपन करेक्ट कर लेते हैं, इस m की जगह आ जाएगा म्यू। 50 माइक्रोफैरड और ये है 110 माइक्रोफैरड म्यू, है ना। अच्छा, 50 माइक्रोफैरड जो है आपको धारिता दे रखी है वायु माध्यम में। अच्छा, वायु माध्यम वाली धारिता को दिखाते हैं C नॉट से। नॉट मतलब होता है वायु या निर्वात, C का मतलब होता है कैपेसिटेंस, धारिता, है ना, संधारित्र की धारिता। अच्छा, वायु माध्यम में दे रखी है 50 माइक्रोफैरड। अच्छा, उसके बाद बोला है इसको अपन ने किसी तेल में डुबा दिया तो इसकी धारिता 110 हो गई। तो यदि आप माध्यम बदल देते हो तो वायु के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम में धारिता को अपन दिखाते हैं Cm से, और Cm आपको दे रखा है 110 माइक्रोफैरड। माइक्रो का मान होता है 10 की घात -6 और फैरड धारिता की इकाई है। अच्छा, अब आपको बोला है बताओ उस
तेल का परावैद्युतांक क्या होगा। आपको इन दोनों के मध्य संबंध पता होना चाहिए कि माध्यम में धारिता और निर्वात में धारिता में क्या संबंध होता है। तो माध्यम में जो धारिता होती है वो होती है परावैद्युतांक गुणा निर्वात की धारिता। यह सूत्र आपको ध्यान रखना है। माध्यम में धारिता बराबर होता है परावैद्युतांक गुणा निर्वात की धारिता। यहां पे मुझे परावैद्युतांक निकालना है तो ये C नॉट पक्षांतरण होके बट्टा में आ जाएगा, यानी एप्सिलॉन R बराबर हो जाएगा CM बट्टा C नॉट। अच्छा, CM आपको दे रखा है 110 माइक्रोफेरेड यानी 10 की घात -6 फेरेड, और बट्टा में C नॉट आपको दे रखा है 50 माइक्रोफेरेड यानी 50 गुणा 10 की घात -6 फेरेड। तो माइक्रो से माइक्रो कट गया, 0 से 0 कट गया। 11 में जब आप 5 का भाग दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2.2, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। बस आप लोगों को ध्यान रखना था। तो ये एक छोटा सा सूत्र कि माध्यम में धारिता बराबर होता है परावैद्युतांक गुणा निर्वात की धारिता। तो यहां से आपको यदि परावैद्युतांक निकालना है तो C नॉट बट्टा में चला जाएगा। अच्छा, C नॉट का मतलब होता है निर्वात की धारिता, निर्वात में कैपेसिटेंस C नॉट से दिखाई जाती है, और माध्यम में कैपेसिटेंस, माध्यम की धारिता CM से दिखाई जाती है, और माध्यम की धारिता और निर्वात की धारिता का जो अनुपात होता है वही माध्यम का परावैद्युतांक होता है। अगला प्रश्न इसी सीरीज का बोला है n समान बूंदें, n समान गोलीय बूंदें जो समान विभव V पर आवेशित की गई है, इनको मिलाकर यदि एक बड़ी बूंद बना दी जाए तो नई बूंद का विभव क्या होगा। बहुत अच्छे से समझना। पहले हम लोगों को कक्षा 10वीं में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में जाना पड़ेगा। देखो, हम ऐसा मानते हैं जो छोटी बूंद है, छोटी बूंद n छोटी बूंद है, इनको मिलाकर अपन ने एक बड़ी बूंद बना ली, एक बड़ी बूंद बना ली। अच्छा, छोटी बूंद की त्रिज्या जो है वो अपन मान लेते हैं स्मॉल r, छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r मान लेते हैं, और बड़ी बूंद की जो त्रिज्या है वो अपन क्या मान लेते हैं, कैपिटल R मान लेते हैं। जब आपने n छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई है तो n छोटी बूंदों का कुल आयतन एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होना चाहिए। यही अपन ने सीखा है कक्षा 10वीं में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में, यानी n छोटी बूंदों का आयतन n गुणा छोटी बूंद। अच्छा, n छोटी बूंदों का कुल आयतन कैसे आएगा, एक बूंद का आयतन अपन जो है उसको n से गुणा कर देंगे, तो n गुणा छोटी बूंद का आयतन, n गुणा छोटी बूंद का आयतन ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए बराबर बड़ी बूंद के आयतन के। अच्छा, बूंद का आकार कैसा होता है, बूंद का आकार होता है गोलाकार, और एक गोले के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हो जाएगा n गुणा 4/3 पाई r क्यूब बराबर 4/3 पाई r क्यूब। n छोटी बूंदों ने मिलके एक बड़ी बूंद बनाई है, तो n गुणा छोटी बूंद का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। दोनों तरफ 4/3 4/3 और पाई से पाई कट गया, तो यहां से आपको मिल गया बड़े r का क्यूब बराबर n गुणा छोटे r का क्यूब। अच्छा, क्यूब का यदि आप पक्षांतरण कर दोगे तो उधर जाके ये घात में 1/3 बन जाएगा, यानी आपके पास ये बन जाएगा r बराबर n गुणा r क्यूब और इस पूरे की घात 1/3। तो अब ये 1/3 दोनों से गुणा हो जाएगा, यानी बड़ी बूंद की त्रिज्या बराबर हो जाएगा n की घात 1/3 गुणा छोटा r, है ना, क्योंकि क्यूब की घात 1/3 होगा तो घात से घात गुणा होके पीछे घात बचेगी 1। तो हमको बड़ी बूंद की त्रिज्या मिल गई है। अब बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या काम आएगी, ध्यान से सुनना। अगर मैं छोटी बूंद के विभव को V बोलूं, छोटी बूंद का विभव, अच्छा अभी मैंने गोलीय सतह का विभव का आपको सूत्र बताया है, छोटी बूंद का जो विभव है उसको मैं बोल देता हूं V। तो V का सूत्र क्या होगा, K Q और बट्टा में R, छोटी बूंद का विभव। अच्छा, अब बात करते हैं बड़ी बूंद का विभव। बड़ी बूंद का विभव जो है, बड़ी बूंद का विभव उसका भी अपन सूत्र लिख देते हैं। भाई बूंद जो है वो गोलाकार है और गोले की सतह का विभव इसको मैं V डैश बोल देता हूं। तो ये सूत्र क्या होगा, K और कुल आवेश। अच्छा, कुल आवेश कितना, एक बूंद पर छोटा q स्मॉल q आवेश था, तो n बूंदे मिला लोगे तो आवेशों का
बीज गणितीय योग क्या बोलता है, जब आप n समान बूंदों को मिला दोगे तो आवेश जो है वो ऐड हो जाएगा, आवेश जुड़ जाएगा, यानी कुल आवेश हो जाएगा n इंटू क्यू और बट्टा में बड़ी बूंद की त्रिज्या को कैपिटल R से दिखा देते हैं और कैपिटल R की जगह मैं लिख सकता हूं n की घात 1/3 गुणा R। तो V डैश बराबर हो जाएगा K इंटू एन क्यू और बट्टा में n की घात 1/3 गुणा छोटा r। ये n की घात 1 है, n की घात 1/3 ऊपर जाएगी तो घात में से माइनस हो जाएगी, तो यहां से आपके पास मिल जाएगा v डैश बराबर n की घात 1 माइनस 1/3 इंटू के क्यू बट्टा छोटा r। और जब यहां लसब लेके आप घात को सरल करोगे तो v डैश बराबर हो जाएगा n की घात 2/3 और ये k क्यू बट्टा r, ये k क्यू बट्टा r जो है ये बताएगा छोटी बूंद के विभव को यानी v को। तो ये हमारे पास इस प्रश्न का अंतिम उत्तर है, v डैश बराबर v n की घात 2/3 गुणा v, है ना, यानी छोटी बूंद के विभव का इतने गुणा जो है वो बड़ी बूंद का विभव होगा। थोड़ा सा प्रश्न ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, ज्यादा अक्ल लगाने वाला था। आप इस प्रश्न को एक बार वापस देख सकते हैं। इस प्रश्न में बोला है n समान गोलीय बूंदें जो समान विभव v पर है ना, इनको मिलाकर एक बड़ी बूंद बना दी जाए तो बड़ी बूंद का विभव क्या होगा। पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है, आप जब छोटी बूंदें मिलाकर बड़ी बूंद बनाओगे तो n छोटी बूंदों का कुल आयतन वही एक बड़ी बूंद का आयतन होगा। तो n गुणा छोटी बूंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बराबर बड़ी बूंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। छोटी बूंद की त्रिज्या को स्मॉल r ले लिया, बड़ी बूंद की त्रिज्या को कैपिटल R ले लिया, तो यहां से 4/3 और पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। अच्छा, पीछे जो आपके पास बचा उसमें है आपके पास, है ना, आपके पास जो संबंध बचा वो ये बचा कि r क्यूब बराबर बड़े R का क्यूब बराबर n गुणा छोटे r का क्यूब। अब मैंने क्यूब का पक्षांतरण कर दिया तो क्यूब उधर जाके घात में 1/3 लग गया, तो n की घात में भी 1/3 और r क्यूब की घात में भी 1/3, तो घात की घात गुणा हो गई, तो r की घात 3 गुणा 1/3 करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, पीछे r की घात 1 बचेगी। अब हम आते हैं विभव पर। प्रत्येक छोटी बूंद का विभव कितना होगा, k क्यू बट्टा r। प्रत्येक छोटी बूंद का आवेश मैं q मान लेता हूं। अगर n बूंदों को मिलाकर 5 बूंदें मिलाओगे तो कुल आवेश 5q हो जाएगा, 8 बूंदें मिलाओगे तो कुल आवेश 8q। अगर आप n बूंदों को मिला रहे हो मतलब कुल आवेश हो जाएगा nq और बट्टा में r की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, n की घात 1/3 गुणा छोटा r। अब n को ऊपर लेके चल गए तो n की घात में से घात घट गई, पीछे ये k क्यू बट्टा r ये छोटी बूंद का विभव था जिसको हमने v बोल दिया। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो मिला ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा प्रश्न जो है वो ज्यादा कैलकुलेशन वाला था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न फिर से एक बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या बोला है, 200 वोल्ट का विभवांतर प्रयुक्त होता है एक 2 मीटर लंबाई के तांबे के तार में। आपको तांबे के तार का विभवांतर दे रखा है कितना, 200 वोल्ट। अच्छा, साथ में तांबे के तार की लंबाई कितनी दे रखी है आपको, 2 मीटर। अच्छा, अब यहां पे आपको क्या बोला है, अच्छा इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आपको दे रखी है कितनी, 0.5 मीटर पर सेकंड। और आपको निकालनी क्या है, गतिशीलता निकालनी है। तो आपको गतिशीलता, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का सूत्र याद होना चाहिए। अच्छा, आपको पता होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर होता है गतिशीलता गुणा विद्युत क्षेत्र, है ना। अनुगमन वेग बराबर होता है गतिशीलता गुणा विद्युत क्षेत्र, और यहां आप गतिशीलता को म्यू से दिखाते हैं तो म्यू बराबर हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग और बट्टा में विद्युत क्षेत्र। अब बोलोगे सर यहां अनुगमन वेग तो है लेकिन विद्युत क्षेत्र है ही नहीं। विद्युत क्षेत्र आप कैसे निकालोगे, विद्युत क्षेत्र आपको निकालने के लिए एक और संबंध ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र बराबर होता है विभवांतर बट्टा लंबाई। तो विभवांतर को लंबाई से विभाजित कर दो तो पहले विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। अच्छा, तो विभवांतर आपके पास कितना है, 220 वोल्ट और बट्टा में लंबाई है 2 मीटर। 200 वोल्ट और बट्टा में 2 मीटर, 200 को 2 से विभाजित करोगे तो आपके पास विद्युत क्षेत्र आ जाएगा 100 वोल्ट प्रति मीटर। अब मेरे पास विद्युत क्षेत्र भी है,
मेरे पास अनुगमन वेग भी है, दोनों का मान अपन यहां रख देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। ये दोनों सूत्र काम के हैं आपके, एक तो विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध, और एक विद्युत क्षेत्र और अनुगमन वेग में संबंध, है ना। अच्छा, हमने क्या किया, हमको चाहिए था गतिशीलता, जो होता है अनुगमन वेग अपॉन विद्युत क्षेत्र। हमारे पास विद्युत क्षेत्र नहीं था, पर विभवांतर और लंबाई दे रखी थी, तो हमको एक और संबंध याद आया कि विद्युत क्षेत्र बराबर होता है विभवांतर बट्टा लंबाई। तो विभवांतर को लंबाई से विभाजित किया तो आपको विद्युत क्षेत्र मिल गया। उसी विद्युत क्षेत्र को अब अपन अनुगमन वेग से विभाजित कर लेते हैं, तो म्यू बराबर हो जाएगा, आपके पास अनुगमन वेग है 0.5 और बट्टा में ई का मान कितना है 100। दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो और आ जाएगा। 1000 मतलब 10 की घात 3, जो ऊपर जाएगा तो 10 की घात -3 हो जाएगा, यानी 5 गुणा 10 की घात -3। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न था ये भी। अगला प्रश्न, 3 प्रतिरोधों को जिनमें से प्रत्येक 1 ओम का है, इनको समांतर क्रम में लगाया जाता है। अच्छा, समांतर क्रम में, देखो समांतर क्रम में जब आप प्रतिरोध लगाते हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, यदि समान मान के प्रतिरोध हो, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, समांतर क्रम में समान प्रतिरोध लगाने पर, समांतर क्रम में समान प्रतिरोध आप लगा रहे हो, है ना, तो समांतर क्रम में समान प्रतिरोध हो, समांतर क्रम में समान प्रतिरोध हो, तो जो तुल्य प्रतिरोध होता है, तुल्य प्रतिरोध, वो होता है R बट्टा N, R बट्टा N। अच्छा, वहीं इसकी जगह श्रेणी क्रम में समान प्रतिरोध हो, श्रेणी क्रम में समान प्रतिरोध हो, तो तुल्य प्रतिरोध होता है R गुणा N। वो होता है R गुणा N। ध्यान रखना, यदि आप, जहां R का मतलब है प्रत्येक प्रतिरोध का मान और N है लगाए गए प्रतिरोधों की संख्या, सारे प्रतिरोध समान है। अगर आपने 10 ओम के प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में लगाए हैं, टोटल 5 प्रतिरोध लगाए हैं, तो R बट्टा N यानी 10 बट्टा 5 कर दो, वो उनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। और अगर श्रेणी क्रम में है तो R गुणा N कर दो, प्रत्येक प्रतिरोध का मान और गुणा में प्रतिरोधों की संख्या। हाँ, हालांकि आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के सूत्र दूसरे वाले भी याद होंगे कि सर हमने ये भी एक सूत्र पढ़ा है कि अगर आप श्रेणी क्रम में प्रतिरोध निकालना चाहते हो, तुल्य प्रतिरोध, तो R इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करके निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही है। यदि आप समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकालना चाहते हो कि सर एक इस प्रकार का सूत्र भी हमने पढ़ा है, 1 बट्टा तुल्य प्रतिरोध बराबर 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3 ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन यदि बोल दे प्रत्येक प्रतिरोध एक जैसा है तो आपके लिए आसान ये होगा, जब सारे मान समान हो तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R बट्टा N होता है और श्रेणी क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध है वो R गुणा N होता है। यदि ये बात आप लोगों को ध्यान रह जाती है तो ये आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। इस प्रश्नों को अपन देखते हैं, इस प्रश्न में आपको क्या जानकारी दी गई है भाइयों। देखो, यहां आपको बोला है 1 ओम के 3 प्रतिरोध अपन ने समांतर क्रम में लगाए और ऐसे टोटल 3 संयोगों को वापस श्रेणी क्रम में लगा दिया। यानी मैं यदि इसका सर्किट बनाना चाहूं तो आपको क्या करना है, देखना, 1 ओम के 3 प्रतिरोध आपको समांतर क्रम में लगाने, फिर से 1 ओम के 3 प्रतिरोध आपको समांतर क्रम में लगाने हैं, और फिर से 1 ओम के 3 प्रतिरोध आपको समांतर क्रम में लगाने, और ऐसे 3 संयोजन को आपस में श्रेणी में लगा दो। तो ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम समांतर हो गए, 1 ओम 1 ओम 1 ओम समांतर हो गए, 1 ओम 1 ओम 1 ओम समांतर हो गए, और ये तीनों संयोजन आपके पास किस में आ गए, श्रेणी में। अच्छा, तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, R बट्टा N, R बट्टा N,
R बट्टा N, क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध समान है तो 1-1 ओम के 3 प्रतिरोध है तो 1/3 ओम हो जाएगा। ये भी हो जाएगा आपके पास 1/3 ओम और ये भी हो जाएगा 1/3 ओम। अच्छा, इन तीनों समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध 1/3 ओम, 1/3 ओम और 1/3 ओम आ गया। अब मैं इनको तुल्य प्रतिरोध से विस्थापित कर देता हूं प्रत्येक संयोजन से, तो आपके पास अब इन तीनों के बदले आ गया 1/3 ओम, इन तीनों के बदले भी 1/3 ओम और इन तीनों के बदले भी आ गया 1/3 ओम। अब ये तीनों सीरीज में आ गए तो अब इनका जो तुल्य प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में सीधा जोड़ सकते हो, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो, यानी आपको करना है 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो यहां जब आप इनको सरल करोगे तो इनका लसब आ जाएगा 3, ऊपर बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी 3/3, यानी तुल्य प्रतिरोध आपके पास भाइयों कितना आया? 1 ओम। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो यहां इस पिछले प्रश्न के माध्यम से मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाने की कोशिश की और उम्मीद करता हूं ये सूत्र आपको याद रहेंगे, क्योंकि आपके आगामी प्रश्नों में आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? यदि R त्रिज्या का कोई वृत्तीय चाप है। पहले मैं आपको बताता हूं, वृत्तीय चाप में यहां बोला है I धारा प्रवाहित होती है और इस चाप ने केंद्र पर 3π/2 रेडियन का कोण बनाया है, तो केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा? यदि आपके पास कोई वृत्तीय चाप हो, तो अगर आपके पास पूरा वृत्त बन रहा हो, तो सबसे पहले तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि यदि आपके पास कोई पूरा वृत्त बन रहा हो तो उसके लिए कितना चुंबकीय क्षेत्र उसके केंद्र पर होता है। तो यदि आपके पास जैसे ये एक वृत्तीय लूप है, वृत्ताकार लूप, वृत्ताकार लूप, वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र आपको ध्यान रखना है, यह होता है μ0 Ni और बट्टा में 2 और साथ में यदि मैं उसकी त्रिज्या को क्या बोल दूं, R। यह है जब पूरा लूप बनता है। लेकिन यदि लूप पूरा नहीं बने, उसमें से आपने क्या किया, जैसे लूप को आपने सिर्फ इतना लूप ही बनाया और ये पूरा सर्कल नहीं हो रहा है, तो आपका लूप आधा अधूरा है, तो उस केस में आपको यह देखना है कि आपके लूप के दोनों सिरों ने केंद्र पर कितना कोण बनाया। यदि केंद्र पर बनने वाला कोण थीटा है, तो केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, यदि पूरा लूप नहीं है, आपके पास सिर्फ उसका कुछ हिस्सा है या सिर्फ चाप खंड है, यदि वृत्त पूरा नहीं बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, चाप खंड। और चाप खंड के लिए चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है μ0 Ni बट्टा में 2R और साथ में आ जाता है θ/2π। ये θ/2π आपको साथ में लगाना। अब यहां पे फेरों की संख्या n यहां दिखाता है, फेरों की संख्या μ0 जो है ये आपके पास है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, है ना, जिसका मान 4π × 10⁻⁻7 होता है, 4π × 10⁻⁻7। n फेरों की संख्या है, I है इसमें लूप में प्रवाहित होने वाली धारा और R होती है लूप की त्रिज्या। अब इनमें से कौन सा सूत्र काम में लेना है? हमारे पास वृत्ताकार लूप तो है नहीं, हमारे पास तो सिर्फ उसका चाप खंड है और जिसमें केंद्र पर थीटा का मान कितना है, 3π/2। फेरों की संख्या कुछ नहीं दे रखी है, तो फेरों की संख्या सब जगह 1 रख लेते हैं, तो दूसरा वाला सूत्र काम आएगा। तो केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसके लिए हम क्या करते हैं, μ0 n का मान आपको 1 रखना है, फिर उसके बाद आपके पास धारा का मान I हो गया और बट्टा में आपके पास आ गया 2R और ये है θ/2π। तो अब थीटा का मान कितना है, 3π/2, ये थीटा का मान है और बट्टा में 2π। ये 3π/2 थीटा की जगह आ गया, ये थीटा और बट्टा 2π, तो ये 2π और μ0 Ni/2R। अच्छा, यहां आप ध्यान से देखोगे तो पाई से पाई कट जाएगा, ऊपर है μ0 × 1 × I × 3, यानी ये बन जाएगा आपके पास केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है ये हो जाएगा 3 μ0 I और बट्टा में 2 × 2 × 2 यानी 8R, यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, है ना। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। यदि पूरा लूप बन रहा है तो μ0 Ni/2R, यदि पूरा लूप नहीं बन रहा है, उसका कुछ चाप खंड ही बन रहा है, तो μ0 Ni/2R को θ/2π से गुणा करने से हमको केंद्र पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। आगे बढ़ते अपन, अगली बात करते हैं।
अगला प्रश्न, फिर से एक नया प्रश्न बोला है, एक वृत्तीय लूप। देखो ये चित्र आपको नजर आ रहा होगा, इसमें एक वृत्ताकार लूप है जिसमें 2 एम्पियर और 1 एम्पियर धारा के 2 तार उपस्थित है। देखो इसमें विद्युत धारा ऊपर की तरफ है और यहां ये 2 एम्पियर की धारा है। इसमें विद्युत धारा आपको दे रखी है नीचे की तरफ और ये मान आपको 1 एम्पियर दे रखा है। एक तीसरा तार और है जो बाहर की तरफ है और जिसमें धारा 3 एम्पियर की प्रवाहित हो रही है। बोला है इस लूप के परितः चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इंटीग्रेशन B.dl, इसका मान क्या होगा। तो यह प्रश्न है मेरे भाइयों एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या बोलता है? एम्पियर का परिपथीय नियम यह बोलता है कि किसी बंद लूप के लिए अगर आपके पास कोई बंद लूप है और आप बंद लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करना चाहते हो, इंटीग्रेशन B.dl निकालना चाहते हो। B.dl क्या होता है? देखो इंटीग्रेशन यानी समाकलन। कैसा समाकलन? रेखीय समाकलन। और ये गोला बता रहा है बंद लूप के परितः किसी भी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो है वो किसके बराबर होता है? वो होता है म्यू नॉट गुणा नेट करंट। उस लूप के अंदर से प्रवाहित होने वाली परिणामी धारा को आप म्यू नॉट से गुणा कर दो। अंदर मतलब बाहर वाले तार से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। ये 3 एम्पियर वाला धारा का लूप जो है ये तो वैसे भी बाहर स्थित है, तो ये काम नहीं आएगा। लूप के अंदर से जाने वाली दोनों तार आपके काम की होगी और इसकी मुझे परिणामी धारा निकालनी है। तो देखो एक तार में धारा ऊपर की तरफ जा रही है, दूसरे में नीचे की तरफ। तो ऊपर वाली धारा धनात्मक ले लेते हैं और नीचे वाली को ऋणात्मक। तो परिणामी धारा निकाल के आप मान रख दो। तो परिणामी धारा आ जाएगी 2 एम्पियर तो लेना पड़ेगा प्लस का, और ये 1 एम्पियर नीचे जा रही है तो इसके मुझे माइनस का लेना पड़ेगा। तो परिणामी धारा आपके पास कितनी आ गई? परिणामी धारा आ गई आपके पास 1 एम्पियर। और इसी आई नेट का मान 1 मुझे यहां रखना है। तो इंटीग्रेशन B.dl जो है ये बराबर हो जाएगा म्यू नॉट गुणा 1, और म्यू नॉट गुणा 1 यानी उत्तर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट। यही है इस प्रश्न का उत्तर। बस एक ही बात ध्यान रखनी है, बंद लूप के परितः जब आप चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकालते हो तो बंद लूप के अंदर से प्रवाहित होने वाली जो तार है उन्हीं की परिणामी धारा लेनी है। जो लूप के बाहर है उसकी धारा जो है वो बंद लूप के रेखीय समाकलन में इस्तेमाल नहीं करनी है मेरे भाइयों। तो सिर्फ ये आपको एम्पियर का सर्किटल लॉ परिपथीय नियम आपको याद है तो आप बड़े ही आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हो। अगला प्रश्न क्या है देखना। दिए गए चित्र में एक इलेक्ट्रॉन आपको समरूप चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। बोला है ये इलेक्ट्रॉन किस दिशा में विक्षेपित होगा, इस इलेक्ट्रॉन पर किस दिशा में बल लगेगा, ये आपको बताना है। तो देखना जरा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन आपको इस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है, देखो ध्यान से। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेश है, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाता है यहां आपको इलेक्ट्रॉन की गति दिखाई जा रही है। जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जा रहा है विद्युत धारा की दिशा हमेशा उसके विपरीत मानी जाती है। अच्छा, विद्युत धारा उल्टा मानी जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस से दिखाया है, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ है चुंबकीय क्षेत्र। अब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा निकालनी है, वही बल की दिशा विक्षेपण की दिशा होगी। तो कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको काम में लेना है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, लेफ्ट हैंड रूल। बाएं हाथ का नियम ही चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर बल निकालने के काम आता है। और इस बाएं हाथ के नियम के अनुसार बाएं हाथ के लेफ्ट हैंड की है ना मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा तीनों को एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर रखें तो मध्यमा दिखाएगी विद्युत धारा को, और जो तर्जनी है, तर्जनी जो उंगली आप ताड़ते हो, ये तर्जनी दिखाएगी चुंबकीय क्षेत्र को। तो आपका अंगूठा बल की दिशा को दिखाएगा। तो देखना जरा, मैं इनको व्यवस्थित कर लेता हूं ऐसे। तो देखो मेरी मध्यमा इधर हो जानी चाहिए, मध्यमा इस दिशा में है और तर्जनी अंदर की तरफ है, तो बल कहां लगेगा? नीचे की तरफ, है ना। देख लो, आप यदि इस हाथ को, लेफ्ट हैंड रूल को अगर आप बोर्ड के सामने करते हो तो देखो तर्जनी अंदर होनी चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है और मेरी जो मध्यमा है वो इस दिशा में है, तो अंगूठा कहां है? नीचे की तरफ।
यानी इस इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ यदि बल लगेगा तो नीचे कौन सी दिशा है, वाई एक्सिस का ऋणात्मक हिस्सा नीचे होता है, प्लस वाई यानी ऊपर और माइनस वाई यानी नीचे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा माइनस वाई। तो ध्यान रखना, बाएं हाथ का नियम बल की दिशा को निकालने के काम आता है, जिसमें आपको क्या करना होता है, मध्यमा, तर्जनी व अंगूठा तीनों को परस्पर लंबवत रखना है, परस्पर लंबवत रखना है। ऐसे केस में मध्यमा जो है वो धारा की दिशा को दिखाएगी, तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र। तो जो अंगूठे की दिशा है वही लगने वाले बल की दिशा को दिखाएगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है तो ऋणावेश जिस दिशा में गति करता है विद्युत धारा उसकी उल्टी दिशा मानी जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत आसान प्रश्न था, एप्लीकेशन पे बेस्ड। अगला प्रश्न भाइयों क्या बोला है, एक छड़ चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण यदि m है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यदि b है तो उस पर लगने वाले बलाघूर्ण का सूत्र क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बलाघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र में बलाघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र में बलाघूर्ण का सूत्र आपको याद रखना है। और बलाघूर्ण का जो सूत्र होता है, बलाघूर्ण को टॉ से प्रदर्शित करते हैं और जो होता है एम बी साइन थीटा। और यदि आप इसको सदिश रूप में प्रदर्शित करना चाहते हो तो टॉ वेक्टर बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये सूत्र है। जहां पे एम जो है वो होता है चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण को दिखाता है, मैग्नेटिक मोमेंट को दिखाता है ना, और बी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है, और थीटा चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण होता है। तो एम क्रॉस बी यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि इसी में आपको पूछ लिया जाए विद्युत क्षेत्र में कितना बलाघूर्ण लगेगा किसी द्विध्रुव पर, तो विद्युत क्षेत्र में जो बलाघूर्ण का सूत्र है वो भी आपको याद रखना है। बस यहां पे कुछ रिप्लेसमेंट है, बलाघूर्ण है, m की जगह p आ जाता है। m मतलब चुंबकीय आघूर्ण, p मतलब विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अच्छा, b की जगह e आ जाएगा। क्यों? b का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, e का मतलब विद्युत क्षेत्र, और साइन थीटा की जगह साइन थीटा ही रहेगा। यदि आप इस सूत्र को सदिश रूप में प्रदर्शित करना चाहोगे तो ये बन जाएगा p क्रॉस e, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ही साथ में क्या आता है, साइन थीटा आता है। तो ये दोनों सूत्र आपको ध्यान रखने हैं, चुंबकीय क्षेत्र में बलाघूर्ण का भी और विद्युत क्षेत्र में बलाघूर्ण का भी। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। अगला प्रश्न, लेंज का नियम किसके संरक्षण पर कार्य करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। लेंज का जो नियम है वो कार्य करता है ऊर्जा के संरक्षण पे। ध्यान रखना, लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण पर कार्य करता है। क्योंकि देखो, फैराडे ने अपने दो नियम दिए थे, यदि आपको याद हो तो। फैराडे ने बोला कि जब भी किसी बंद लूप से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसमें क्या होता है, उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह लेंज का पहला नियम है। और उसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है जिसको प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। साथ में फैराडे ने अपना दूसरा नियम यह दिया था कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, देखो फैराडे के दो नियम, फैराडे के नियम। पहला नियम, यदि किसी बंद लूप से संबंधित कोई बंद लूप है उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से क्या होगा, उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। इसी विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलते हैं। और आपको थोड़ा बहुत याद हो तो यदि आपके पास कोई लूप है और अगर आपके पास एक चुंबक है ना, और अगर आप चुंबक को पास या दूर लेके जाओगे तो क्या होगा, इस लूप में धारा प्रवाहित होगी। ऐसा जो है फैराडे ने अपने प्रयोगों से सिद्ध भी किया था कि अगर आप एक बंद लूप बना दो, उसमें आप गैल्वेनोमीटर लगा दो और आप क्या करो, आप किसी चुंबक को पास में ले जाओगे और दूर ले जाओगे तो गैल्वेनोमीटर की सुई जो है वो विक्षेप दिखाएगी। यानी किसी बंद लूप से
गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित करोगे तो उसमें विद्युत धारा बहेगी। और फैराडे ने अपना दूसरा नियम यह दिया था कि यह जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, यह विद्युत वाहक बल किसके बराबर होगा? यह विद्युत वाहक बल जो है फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होगा, यानी E बराबर डी फाई बाई डी टी होगा। ये तो दो बातें फैराडे ने की थी। लेंज ने बोला था कि यह विद्युत धारा क्यों प्रवाहित होती है? ऊर्जा संरक्षण की वजह से, कि जब आप नॉर्थ पोल को, उत्तरी ध्रुव को पास में लेके आते हो तो ये लूप भी एक उत्तरी ध्रुव बना देता है इसका प्रतिकर्षण करने के लिए, विरोध करने के लिए, है ना। और आप जब सोचो यहां से आपने नॉर्थ पोल पास में लेके आ रहे तो इधर भी नॉर्थ बन जाएगा, और ये नॉर्थ पोल, ये उत्तरी ध्रुव, समान ध्रुवों में क्या होता? प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण की वजह से एक बल लगेगा, वही बल जो है वो, वही ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। यानी लेंज के नियम के अनुसार ऊर्जा संरक्षण के कारण ही फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करने के लिए जो है वो लूप में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो लेंज के नियम ने ऊर्जा संरक्षण को दिखाया था, और इसी ऊर्जा संरक्षण की वजह से, विरोध करने की वजह से अपन इसके आगे माइनस भी लगाते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है ना। अच्छा, आगे बढ़ते। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में एक फ्लक्स आपको दिया हुआ है और बोला है प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करो। फ्लक्स आपको दिया हुआ है 3 टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9 वेबर, ये है फ्लक्स। और आपको निकालना है E, और आपको पता है E बराबर होता है डी फाई बटा डी टी। आपको इसका अवकलन करना पड़ेगा, और अवकलन के लिए आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। t की घात n हो तो अवकलन का सूत्र होता है घात आगे आ जाती है और घात में से एक कम हो जाता है। तो आपको इस फ्लक्स का अवकलन करना पड़ेगा समय के सापेक्ष। तो फाई का मान रख देते हैं 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9। अब अवकलन का तरीका मैंने आपको क्या बताया? 3 की जगह 3 रहेगा, टी स्क्वायर के घात 2 आगे आ जाएगी और टी की घात 1 कम हो जाएगी, 2 माइनस 1 हो जाएगी। वैसे ही अगला पद देखना जरा, 4 की जगह 4 रहेगा, टी की घात 1 है तो घात 1 आगे आ जाएगी, और जो घात है उसमें से -1 हो जाएगा। और अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0। अच्छा, तो ये बन जाएगा आपके पास 3 गुणा 2 यानी 6, और 6 इंटू टी की घात 2 माइनस 1 यानी टी की घात 1 यानी टी, प्लस ये हो गया 4 गुणा 1 गुणा टी की घात 1 माइनस 1, 1 में से 1 गया 0, और टी की घात 0 का मतलब भी 1 होता है, तो 1 वैसे भी गुणा में लिखने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, मैंने अवकलन का सूत्र लगाया है, जितने भी टी वाले पद थे उनमें घात आगे आके गुणा हो गई और घात में से 1 कम हो गया। इतना सा सूत्र है। टी की घात n का अवकलन होता है, n आगे आ जाता है और घात में n-1 हो जाता है। तो देखो 2 आगे आ गया, सब में देखो 2 आगे आया और 2-1 हो गया, घात में 1 आगे आ गई और 1-1 हो गई, जिसमें टी का पद था ही नहीं, कांस्टेंट था, नियतांक था। सिर्फ नियतांक हो तो उसका अवकलन 0 हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। अच्छा, अब लास्ट में बोला यहां t का मान 2 सेकंड रख दो, तो t का मान 2 रख लेते हैं, तो E बराबर हो जाएगा 6 गुणा 2 प्लस 4, 6 दूनी 12 और 4 16, यानी E का मान आ जाएगा 16 वोल्ट। विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 16 वोल्ट। बहुत ही आसान प्रश्न था ये। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगले प्रश्न में बोला है एक ट्रांसफॉर्मर है जिसकी 80% दक्षता है और इसमें निर्गत 4 किलोवाट तथा 100 वोल्ट पर यह कार्य कर रहा है। यानी आपको यहां पे निवेशी इनपुट पावर दे रखी है। इनपुट पावर है 4 किलोवाट, किलोवाट मतलब 4000 वॉट, ये इनपुट पावर दे रखी है। और साथ में आपको इनपुट वोल्टेज भी दे रखा है। इनपुट वोल्टेज कितना है? 100 वोल्ट, ये इनपुट वोल्टेज हो गया। अच्छा, पावर का क्या सूत्र होता है? पावर का सूत्र होता है, शक्ति का सूत्र होता है V इंटू आई, विभवांतर इंटू धारा। तो यहां से मैं अगर बोलूं इनपुट पावर बराबर हो जाएगा इनपुट वोल्टेज इंटू इनपुट करंट, है ना। निवेशी शक्ति बराबर निवेशी विभवांतर गुणा निवेशी
धारा, है ना। एक ट्रांसफार्मर की संरचना ऐसी होती है, एक ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक आयरन की कोर लगी हुई होती है, क्रोड होती है नरम लोहे की, उसमें एक तरफ प्राथमिक कुंडली होती है, एक तरफ द्वितीयक कुंडली होती है। ये यहां से जो आप शक्ति दे रहे हो वो इनपुट पावर होती है, उधर जो शक्ति मिल रही है उसको आउटपुट पावर बोलते हैं। इनपुट और आउटपुट, इनपुट पावर बराबर होता है इनपुट वोल्टेज गुणा इनपुट करंट, और आउटपुट पावर बराबर होता है आउटपुट वोल्टेज गुणा आउटपुट करंट, है ना। द्वितीयक विभवांतर गुणा द्वितीयक धारा, प्राथमिक विभवांतर गुणा प्राथमिक धारा। ये V1 V2 और I1 I2 से भी दिखाते हैं, या इनपुट आउटपुट से भी अपन इसको दिखा सकते हैं। अच्छा, मुझे इसमें एक तो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों की धारा निकालनी है, तो पहले प्राथमिक धारा निकाल देते हैं। प्राथमिक धारा कैसे आएगी, प्राथमिक धारा बराबर हो जाएगा प्राथमिक शक्ति बट्टा प्राथमिक विभवांतर। V को पक्षांतरण कर लो, यानी 4000 वोल्ट और बट्टा में आ जाएगा 100 वोल्ट। अच्छा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी प्राथमिक धारा आपके पास आ गई 40 एम्पियर। अच्छा, प्राथमिक धारा 40 एम्पियर आ गई, साथ में इसमें आपको दे रखी है 80% दक्षता दे रखी है। अच्छा, दक्षता का सूत्र बताता हूं आपको। किसी भी ट्रांसफार्मर की दक्षता यानी नीटा बराबर होता है, अच्छा, आउटपुट निवेशी शक्ति बट्टा निर्गत शक्ति बट्टा निवेशी शक्ति, आउटपुट पावर बट्टा इनपुट पावर गुणा 100। ये होता है आपके पास किसका सूत्र, दक्षता का सूत्र। इस सूत्र में सारे मान रख के क्या अपन आउटपुट पावर यानी निर्गत शक्ति निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनना, निवेशी का मतलब इनपुट होता है, निर्गत का मतलब आउटपुट होता है। तो आपको यहां पे इनपुट पावर पता है, साथ में दक्षता भी पता है, तो क्या दक्षता और इनपुट पावर का मान रख के क्या आप आउटपुट पावर निकाल सकते हो, क्या आप निर्गत शक्ति निकाल सकते हो? बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी। देखना, यहां दक्षता कितनी दे रखी है आपको, दक्षता है 80%। आउटपुट पावर आपको निकालनी है, इनपुट पावर प्रश्न में दे रखी है 4000 वोल्ट है और इंटू 100 करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 40 इधर 80 से जाके गुणा हो जाएगा, यानी आउटपुट पावर बराबर हो जाएगा 80 गुणा 40, यानी आउटपुट पावर बराबर हो जाएगा 3200 वॉट। अब जब आउटपुट पावर पता है तो आपको पता है आउटपुट पावर बराबर होता है आउटपुट वोल्टेज गुणा आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज गुणा आउटपुट करंट। अच्छा, आपको यहां आउटपुट वोल्टेज भी इस प्रश्न में दे रखा है। देखो आउटपुट वोल्टेज कितना है, द्वितीयक वोल्टेज आपको दे रखा है 200 वोल्ट, तो द्वितीयक वोल्टेज का अपन मान रख लेंगे और आपको आउटपुट द्वितीयक धारा चाहिए, तो I नॉट बराबर हो जाएगा P नॉट अपॉन V नॉट। तो यहां जब आप मान रखोगे तो P नॉट यानी आउटपुट पावर है 3200 वॉट और आउटपुट वोल्टेज जो है वो आपको विभवांतर दे रखा है 200 वोल्ट का, तो बट्टा में 200 वोल्ट रख दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 32 में 2 का भाग दोगे तो आउटपुट करंट आ जाएगी 16 एम्पियर। तो इस प्रश्न में आपको प्राथमिक और द्वितीयक धाराएं निकालनी थी, जो क्रमशः 40 एम्पियर और 16 एम्पियर आई। बस आपको छोटी सी बात यहां ध्यान रखनी थी। पहली बात, एक ट्रांसफार्मर में एक तरफ प्राथमिक कुंडली होती है, एक तरफ द्वितीय कुंडली। प्राथमिक कुंडली की जो विद्युत धारा और विभवांतर है उसको V1 और I1 से या VI से और II से दिखाते हैं। इधर वाले वोल्टेज और करंट को V2 I2 से भी दिखा सकते हो और V0 I0 से भी दिखा सकते हो, आपकी इच्छा है। अच्छा, प्राथमिक शक्ति बराबर होता है प्राथमिक धारा इंटू प्राथमिक विभवांतर, और द्वितीयक शक्ति या आउटपुट पावर बराबर होता है द्वितीयक विभवांतर गुणा द्वितीयक धारा। प्रश्न में प्राथमिक शक्ति दे रखी है 4 किलो वॉट। अच्छा, किलो मतलब 1000, यानी 4 इंटू 1000 यानी 4000 वोल्ट। अब प्राथमिक शक्ति भी है, प्राथमिक विभवांतर भी है, मुझे प्राथमिक धारा निकालनी थी। तो धारा निकालने के लिए P बराबर V इंटू I होता है, तो I बराबर P बट्टा V से मैंने प्राथमिक विद्युत धारा निकाल दी। अब द्वितीयक के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, द्वितीयक शक्ति निकालनी पड़ेगी। द्वितीयक शक्ति कहां से आएगी, दक्षता से। प्राथमिक और द्वितीयक शक्ति में संबंध बताता है दक्षता का सूत्र, और दक्षता का सूत्र होता है आउटपुट पावर बट्टा इनपुट पावर गुणा 100। आउटपुट मतलब द्वितीयक और इनपुट मतलब प्राथमिक। आउटपुट पावर निकालनी थी, इनपुट पावर आपको 4000 दे रखी थी गुणा 100, और दक्षता भी दे रखी थी 80।
यहां पे सारे मान रख के भाइयों हमने क्या किया, हमने निकाली आउटपुट पावर, द्वितीयक शक्ति, और द्वितीयक शक्ति आ गई 3200। और द्वितीयक शक्ति का सूत्र होगा द्वितीयक विभवांतर गुणा द्वितीयक धारा, और यहां से द्वितीयक धारा बराबर हो जाएगा P0 बट्टा V0, है ना, आउटपुट शक्ति बटा आउटपुट विभवांतर। और P0 का मान 3200 है, V0 का मान 200 है, 3200 बटा 200 करोगे तो 16 एम्पीयर आ जाएगी द्वितीयक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा। तो प्राथमिक धारा आ गई आपके पास 40 एम्पीयर और द्वितीयक धारा आपके पास आ गई 16 एम्पीयर। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न और आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न जो है ये आपको क्या दे रखा है, बोला है भारतवर्ष में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है। आपके घर पे जो वोल्टेज आ रहा है उसकी क्या आवृत्ति है, आपके घर पे आने वाला जो वोल्टेज है उसकी आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। और आपके घर पे कौन सी धारा आती है, प्रत्यावर्ती धारा, और उस प्रत्यावर्ती विभव का, प्रत्यावर्ती विभवांतर का आपको वर्ग माध्य मूल मान भी याद रखना है। वर्ग माध्य मूल मान, आरएमएस वैल्यू, वर्ग माध्य मूल मान होता है आरएमएस वोल्टेज जो है Vrms आपके घर पे वो आता है 220 वोल्ट, और उसकी जो आवृत्ति है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास है 50 हर्ट्ज, है ना। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। हमारे पास घरेलू जो विद्युत धारा आपके घर में प्रवाहित हो रही है वो एक एसी वोल्टेज है, वो एक प्रत्यावर्ती धारा है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, यानी 1 सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा को बोलते हैं जिसमें समय के साथ साथ धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है। तो ये पहले यहां विद्युत धारा और समय के बीच में मैंने ग्राफ बनाया है, पहले धनात्मक चक्र चलेगा फिर ऋणात्मक चक्र चलेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब बार बार विद्युत धारा की दिशा बदलेगी, और एक चक्र पूरा होता है तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक साइकिल पूरा हो जाता है। और हमारे पास जो घर में विद्युत धारा आ रही है उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज मतलब 50 बार धनात्मक दिशा में धारा और 50 बार ऋणात्मक दिशा में धारा, कुल मिला के धारा की दिशा 100 बार परिवर्तित होती है 50 हर्ट्ज में। और यह आवृत्ति का मान आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं आज के इन प्रश्नों के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी नई बातें सीखने को मिली होगी, है ना। और ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। और जो भी कॉन्सेप्ट आपको इन प्रश्नों के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है ये उस हर विद्यार्थी के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे जो इस वर्ष 2024 में किसी भी राज्य से नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने अपना एक ही एम बना रखा है, तो वो इस एमर्स टेस्ट सीरीज के माध्यम से लगातार जुड़े रहना। धन्यवाद साथियों।